आज हम लोग जो हमारा रसायन है क्लास 12 का, उसमें हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, नया अध्याय है जिसका नाम है बायोमोलिकुल्स, जैव अणु। तो जैव अणु तुम्हारे जो ये अध्याय है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जो जीवन जिसके के लिए जो उत्तरदायी अणु होते हैं, जैसे कि तुमको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आरएनए, डीएनए, ये सब जो तुम्हारे जो जीवन के लिए जो आवश्यक अणु है जो कि हमारे जीवन का निर्माण करते हैं, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। जाहिर है कि इसका नाम है बायोमोलिकुल्स। बायोलॉजी में भी तुमने जो स्टूडेंट बायोलॉजी के होंगे वो पहली बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा ये सब। और अभी हम लोग अब केमिस्ट्री में भी इसके रिएक्शंस वगैरह पर हमारा जोर रहेगा। कार्बोहाइड्रेट के किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट है वह किस प्रकार से तुमको बनाए जाते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ये सब क्या क्या नाम है, कुछ सुना होगा, शुगर किसको कहते हैं। तो ये सब चीज़ के बारे में जानोगे। डीएनए, आरएनए जो कि हमारा जीवन का आधार स्तंभ है, इस चैप्टर अध्याय में उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। उसके बनावट, उसका किस तरह से कंस्ट्रक्शन है, किस प्रकार से निर्माण होता है, इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तुमको प्रोटीन, विटामिन, तो इन सबों का हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग जो है सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ेंगे जैव में तुमको जैव अणु, वैसे अणु जिससे जो कि जीव का निर्माण करते हैं, जैव अणु कहलाते हैं। ये जो कि ये खुद निर्जीव होते हैं, लेकिन ये जो तुमको अपनी अंतर क्रिया द्वारा उसको सजीव कर देते हैं। जैव अणु निर्जीव होते हैं, लेकिन यह क्या करते हैं, अपने प्रक्रिया के द्वारा यह एक जीवित प्राणी का, सजीव का निर्माण करते हैं। जैव अणु, इसका अगर एक आध लाइन लिखा जाए जैव अणु के बारे में, तो एक आध लाइन ये लिख सकते हैं, जैव अणु जीवन को बनाने के आवश्यक अणु हैं, और जिसके उदाहरण हो गए इसके, जैसे इसके उदाहरण के रूप में दिखें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, डीएनए एवं आरएनए जैव अणु के उदाहरण हैं। जैव अणु के उदाहरण हैं। तो जैव अणु में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे जो कि तुमको जैव अणु मतलब कि जीवन के जो निर्माण के जो अणु हैं, जो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। तो कार्बोहाइड्रेट तो कार्बोहाइड्रेट इसका देखें तो कार्बन का हाइड्रेट मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है तुमको, इसका जो कि सामान्य सूत्र होता है तुमको CH2O का होल Y, इसका मतलब C कुछ X हो गया, इसका सामान्य सूत्र होता है तुमको CxH2O होल Y, ये कार्बन का हाइड्रेट इसका सूत्र हो गया। तो अधिकांश जो कार्बोहाइड्रेट है इस सूत्र पर तुम्हें आ जाएंगे। तो ये तुमको कार्बोहाइड्रेट का ये सामान्य सूत्र हो गया। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी होते हैं जो इस सूत्र पर नहीं भी फिट बैठते हैं, लेकिन अधिकांश कार्बोहाइड्रेट इस सूत्र पर फिट बैठ जाएंगे। जैसे कि तुमको ग्लूकोज याद होगा, तो यहाँ पे C6 हो गया, H2O का होल 6 हो जाएगा ग्लूकोज का। उसी तरह से तुम जैसे कि एक याद होगा तुमको सुक्रोज अगर का C12 H22 होगा तो H2O का होल 11 हो जाएगा। तो ये कार्बन का हाइड्रेट, देखो हाइड्रेट मैंने वाटर, और ये कार्बन का है, कार्बन का ये क्या हो गया, हाइड्रेट हो गया। तो ये इसका सामान्य सूत्र हो सकता है। लेकिन हर यौगिक जैसे कि एक CH3COOH वह कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लेकिन फिर भी इस सूत्र पर वो फिट बैठ जाएगा। तो हर यौगिक जो कि इस सूत्र पर फिट बैठ जाए, ये जरूरी नहीं कार्बोहाइड्रेट, और हर कार्बोहाइड्रेट भी इस सूत्र पर फिट नहीं बैठता है। मतलब कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं, जैसे रेनोस करके एक तुम्हारा दिया हुआ है जिसका फॉर्मूला है C6H12O5, तो वो ये सूत्र पे नहीं आ पाएगा। लेकिन अधिकांश कार्बोहाइड्रेट ये सामान्य सूत्र पे तुमको इसको रिप्रेजेंट
किए जा सकते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट का क्या हो गया, सामान्य सूत्र हो गया, मतलब लगभग जो ये कार्बोहाइड्रेट है इस सूत्र पर फिट बैठ जाएंगे, लेकिन कुछ है जो कि इस पर फिट नहीं भी बैठ पाएंगे। तो ये तुम्हारा हो गया कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग बांटते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है तुमको जीवन में तुमको जो कि कोशिका में है ऊर्जा देता है ये, या तुमको ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट विखंडित होकर के ऊर्जा देता है तुमको। जो तो ऊर्जा देने के लिए जो मुख्य जो जैव अणु उत्तरदायी है उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तुम इस ढंग से कह सकते हैं कि ये तो इसका सामान्य सूत्र हो गया। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। एक तुमको हो गया, तुमको कार्बोहाइड्रेट जो है तुम्हारा, कार्बोहाइड्रेट कैसे अणु होते हैं तुमको, पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोहाइड्रेट का, जैसे अगर शुद्ध इसका डिफिनेशन लिखना चाहें, सामान्य सूत्र तो होगा तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन युक्त, एल्डिहाइड या कीटोन युक्त कार्बनिक यौगिक हैं जो ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं। ध्रुवित प्रकाश को घूर्णित करते हैं, अर्थात ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक करते हैं। तो ये प्रकाशीय सक्रिय यौगिक होते हैं कार्बोहाइड्रेट। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप इसमें होते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होते हैं। तो इसको जो है तुमको कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। कार्बोहाइड्रेट को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तो जिसको मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एवं पॉलीसेक्राइड 3 नाम देंगे, जिसको बारी बारी से नाम लिख देते हैं। पहले मोनोसेक्राइड, इसी में तुम जो है जितना भी कार्बोहाइड्रेट का नाम, ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज, सब अलग अलग प्रकार में आ जाएंगे। स्टार्च, सेल्यूलोज, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के नाम हैं जो कि हम लोग अलग अलग इसमें जब पढ़ेंगे उसमें तुमको आ जाएगा। तो पहले मोनोसेक्राइड को हम लोग डिटेल में देखते हैं, फिर धीरे धीरे इसमें जो टाइप आते होंगे, जो नाम सुना होगा, धीरे धीरे और क्लियर होते जाएगा तुम्हारा। मोनोसेक्राइड वे कार्बोहाइड्रेट जो सरल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कीटोन समूह में जल अपघटित नहीं हो पाते हैं मोनोसेकेराइड कहलाते हैं। मतलब और सरलतम पॉलीहाइड्रोक्साइड और ज़्यादा जल अपघटित करके इसको जो है कार्बोहाइड्रेट में नहीं बदला जा सकता है। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप में नहीं अपघटित कर सकते हैं, उससे हम लोग क्या कहेंगे, मोनोसेक्राइड कहेंगे। तो मोनोसेक्राइड का जो डिटेल है हम लोग इसमें देखें तो इसके उदाहरण जो होते हैं मोनोसेक्राइड के कुछ उदाहरण है, जैसे कि तुमको जिसमें उदाहरण हो गए इसके उदाहरण, जैसे तुम्हारा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, उदाहरण इसका है ग्लूकोज, फ्रक्टोस जो कि फेमस है, जिसका नाम लिख दे रहे हैं फ्रक्टोस, राइबोस, गैलेक्टोस इत्यादि,
लैक्टोस इत्यादि। तो ये सब किसके उदाहरण हैं? ये तुमको मोनोसेक्राइड्स के उदाहरण हैं ये। तो मोनोसेक्राइड के ये सब टाइप हो गए कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोस और गैलेक्टोज। तो ये सब तुमको जो है और भी इसके जो है इत्यादि इसको कर सकते हैं। तो मोनोसेक्राइड में जो तुम्हारा होते हैं इसका जो सामान्य सूत्र होगा तुम्हारा CnH2nOn। मोनोसेक्राइड का सामान्य सूत्र होगा, मोनोसेक्राइड का सामान्य सूत्र होता है मोनोसेक्राइड का सामान्य सूत्र, मोनोसेक्राइड का सामान्य सूत्र, मोनोसेक्राइड का सैकेराइड का सामान्य सूत्र होता है CnH2nOn। तो इसी में जैसे कि तुम्हारा आ जाएगा, जैसे कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन दोनों समूह हो सकता है, इसमें एल्डिहाइड भी हो सकता है, जैसे इसमें 3 से शुरू होगा तुमको, तो 3 कार्बन का हो तो ट्रायोस हो जाएगा उसका नाम। और एल्डिहाइड या कीटोन जैसे कि तुमको पहले अगर दें तो ट्रायोस हो सकता है, तुमको ट्रायोस कह सकते हैं, ट्रायोस इंग्लिश में ही लिख लो ट्रायोस। तो ट्रायोस का क्या जाएगा, 3 कार्बन का दीजिएगा तो C3H6O3 CnH2nOn। तो ये C3H6O3 ऐसा हो जाएगा ट्रायोस। इसमें 2 तरह के बन सकते हैं, या तो एल्डिहाइड भी बन सकते हैं, इसमें कीटोन भी। देखो जैसे इसको बना देते हैं फार्मूला तो समझ में आएगा तुमको। इसमें जैसे एल्डिहाइड का बना है तो एल्डिहाइड का फार्मूला होता है CHO ग्रुप होता है एल्डिहाइड में, CHO। और यहां पर क्या आ जाएगा तुमको, फिर हो जाएगा CH, यहां पर OH और यहां पर हो जाएगा CH2OH। तो इसमें देख लो कार्बन कितना है तुमको, 3 कार्बन हो गए और ऑक्सीजन भी, हर एक कार्बन में 1 ऑक्सीजन दिए तो 3 ऑक्सीजन हो गए। और हाइड्रोजन कितने हो गए, तो हाइड्रोजन तुम गिनती कर लो, 1 हाइड्रोजन ऊपर है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर तुमको 3 हाइड्रोजन, 3 3 6 हाइड्रोजन। तो ये तुमको ट्रायोस एल्डोस हो गया। ये एल्डिहाइड ग्रुप है तो इसका क्या नाम हो गया, ट्रायोस एल्डोस, ट्रायोस एल्डोस इसको कह सकते हैं। एल्डिहाइड है तो एल्डोस हो गया। और इसी में ट्रायोस कीटोज भी बना सकते हैं हम लोग। कीटोज जैसे बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, देखो जैसे कि यहां पर CH2 है और OH, यहां पर हो गया 4 कार्बन के पुर गए, यहां पर C डबल बॉन्ड और कीटोन ग्रुप में दीजिए और इसमें फिर इधर दीजिए CH2OH। तो फिर आपका पुर गया, देखो 3 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन भी 6 हो गया और ऑक्सीजन भी 3 हो गया। तो ये हो गया तुमका कीटोन ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ट्रायोस कीटोस, KETOS, ट्रायोस कीटोस हो गया। इसी तरह से टेट्रोस भी हो सकता है, 4 कार्बन के होंगे टेट्रोस, 5 कार्बन के होंगे तो पेंटोस। इस तरह से सबका स्ट्रक्चर हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, एल्डिहाइड एक ग्रुप में भी और कीटोन ग्रुप में भी। तो जैसे कि तुमको ट्रायोस का बन गया ट्रायोस एल्डोस, ट्रायोस कीटोस। उसी ढंग से हम लोग टेट्रोस कह सकते हैं, 4 कार्बन के लिए क्या नाम हो जाएगा, टेट्रोस, 5 कार्बन के लिए पेंटोस, 6 कार्बन के लिए हेक्सोस। हेक्सोज में ही आते हैं तुमको, जैसे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो है, ये सब ये हेक्सोज के अंग है। राइबोज जो होता है तुमको पेंटोज शुगर होते हैं, राइबोज पेंटोज शुगर के उदाहरण हैं। और ग्लूकोज फ्रक्टोज जो का फार्मूला होता है तुमको C6, मतलब 6 कार्बन होते हैं। और जैसे कि मोनोसेक्राइड का फार्मूला हम लिखते हैं CnH2nOn, मोनोसेक्राइड का। हर कार्बोहाइड्रेट के लिए तो फार्मूला CxH2O होल Y तो लिखे ही थे। तो इसका हो जाएगा तुमको, जैसे कि अब हम लोग लिखे टेट्रोस का, ट्रायोस हो गया। अब टेट्रोस में क्या हो जाएगा, तो C 4 गो हो जाएगा, H तब क्या हो जाएगा 8 गो और वो 4 गो। टेट्रोस, इसका भी लिख लेते हैं टेट्रोस, TETROS, टेट्रोस हो गया। तो इसका फॉर्मूला होगा C4H8O4, C4H8O4। तो इसमें से एल्डिहाइड बनाओगे तो क्या बनाओगे, देखो CHO बना दोगे, उसके बाद CHOH, एक और कार्बन CHOH का बना दोगे, 4 बॉन्ड पुरना है तो 4 बॉन्ड, और इधर लास्ट में CH2OH। ये एल्डोस हो गया, ये एल्डोस टेट्रोस हो गया, एल्डोस। और कीटोज अगर देंगे तो देखो CH2OH एगो दे देंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CHOH, यहाँ पर फिर CH2OH। तो ये तुम्हारा देखो, ये तुमको क्या होगा, कीटोज हो गया, कीटोस टेट्रोस।
ये टेट्रोस हो गया। अब पेंटोज होगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा इसका सूत्र, C5। अब पेंटोस देना है तुमको, तो 5 कार्बन का टेट्रोस हुआ। अब 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो अब पेंटोस मैं लिख देता हूं सिर्फ, फार्मूला बना दोगे तुम, तो पेंटोस का हो गया C5H10O5 पेंटोस शुगर। इसका उदाहरण होता है, उदाहरण कौन है तुमको, उदाहरण इसमें राइबोज होता है, इसमें राइबोज जो कि राइबोज होता है तुमको आरएनए में, राइबोज न्यूक्लिक एसिड उसका नाम होता है, तो राइबोज शुगर होता है। और डीएनए में होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर, एक ऑक्सीजन कम होता है। और तुमको हेक्सोज है, सब में हेक्सोज, हेक्सोज में हो क्या हो गया HEXOSC हेक्सोज। हेक्सोज में तुमको आ जाता है जैसे उदाहरण, इसका फार्मूला क्या होगा C6H12O6। तो इसके उदाहरण है तुमको ग्लूकोज फ्रक्टोस, ग्लूकोज फ्रक्टोस। तो इसी तरह से तुमको अपना कार्बन का संख्या के आधार पर क्या कर सकते हैं, ये मोनोसेक्राइड को हम लोग वर्गीकरण कर दिए, तो मोनोसेक्राइड का जो सामान्य फार्मूला CnH2nOn हो गया, ये तुम्हारा हो गया मोनोसेक्राइड के फार्मूला। अब है तुमको ओलिगोसेक्राइड, दूसरा नंबर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये मोनोसेक्राइड का तुम्हारा हो गया विशेषता। मोनोसेक्राइड में तुमको हो गया कि इसका CnH2n, और कैसे कैसे स्ट्रक्चर बनता है वो भी देख लिया होगा, और इसी से तुमको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर का भी अनुमान लग सक गया होगा कि ग्लूकोज होता है जिसमें एल्डिहाइड समूह वाला होता है, और फ्रक्टोज होता है जो कीटोन वाला होता है। तो अब ग्लूकोज का संरचना जैसे कि होता है, तो ग्लूकोज का संरचना का हम लोग देख सकते थे, क्या ग्लूकोज के बारे में से बाद में डिटेल पढ़ेंगे, ग्लूकोज फ्रक्टोज, तो उसमें उसकी संरचना का भी और डिटेल में अध्ययन करेंगे हम लोग। तो अभी पहले हम लोग देखेंगे डाइसेक्राइड का परिभाषा और ओलिगोसेक्राइड का। पहले ओलिगोसेक्राइड होते हैं ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो कि जल अपघटित करने पर 2 से 10 मोनोसेक्राइड का उत्पादन करते हैं। 2 से 10 अणु के क्या कर सकते हैं, मोनोसेक्राइड का एक अणु उत्पादन करते हैं, उसे हम लोग ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। और 2 अणु करेंगे तो उसे डाइसेक्राइड, और 3 करेंगे तो ट्राइसेक्राइड, उसे ओलिगोसेक्राइड का ही उत्पादन हो गया वो। तो पहला तुम्हारा मोनोसेक्राइड तो खत्म हो गया, दूसरा हो जाएगा ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेकेराइड। वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 मोनोसेकेराइड प्राप्त होते हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। तो इसमें तुमको 2 से लेकर 10 तक होंगे, और 2 होंगे तो डाइसेक्राइड, अगर 2 अणु मिला तो डाइसेक्राइड। तो डाइसेक्राइड का हो गया, तुमको डाइसेक्राइड 2 का हो गया, डाइसेकेराइड। इसी का टाइप हो गया 2 अणु के लिए। तो डाइसेक्राइड मतलब जल अपघटन करने पे 2 अणु देगा। डाइसेक्राइड का देखो तुमको कुछ नाम लिखते हैं इसमें। सुक्रोज है तुमको, जो फेमस है तुम्हारा, सुक्रोस भी कह सकते हो, सुक्रोज या सुक्रोस, सुक्रोज ही लिखता है, सुक्रोज जॉ भी लिख सकते हो, सुक्रोस भी लिखता है इंग्लिश में एस, सुक्रोज। तुमको दूसरा है तुमको माल्टोस, लैक्टोज शुगर सुना होगा नाम, लैक्टोज जो दूध में पाया जाता है, लैक्टोस इत्यादि। ये सब तुमको किसके उदाहरण है, ये डाइसेक्राइड के। इसके 2 अणु मिलेंगे, जैसे इसको देखो रिएक्शन भी जल अपघटन करके भी दिखाते हैं। सुक्रोज का फार्मूला होता है, सुक्रोज जो होता है C12H22O11, इसका ये फार्मूला होगा डाइसेक्राइड में। डाइसेक्राइड में एक मन H2O निकल जाता है, तो H2O एक देखो 12, जैसे C12 है तो H24 नहीं होकर मोनोसेक्राइड में से 22 या O11, ये सुक्रोज है। इसमें अगर एक अणु जल देंगे हम लोग, जल अपघटन जब करेंगे, तो ये तुमको जैसे कि अम्ल के उपस्थिति वगैरह में किया जाता है इसको, तो इससे तुमको बनता है, ये अगर सुक्रोज है, ये अगर सुक्रोस है, सुक्रोज जो चीनी होता है, जो चीनी तुम्हारा सुक्रोज ही होता है,
चीनी मतलब सुक्रोज क्या है तुम्हारा, ये चीनी जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो कौन सा है, ये सुक्रोज ही होता है। तो ये तुम्हारा इसमें जब टूटेगा ये, तो ये तुमको बनाएगा ग्लूकोज बनाता है और फ्रक्टोज बनाता है। ग्लूकोज का ये फॉर्मूला C6H12O6 हेक्सोज मोनोसेक्राइड है ये, और प्लस C6H12O6। तो ये एक ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फॉर्मूला सेम होता है। ये ग्लूकोज ये मोनोसेक्राइड ये भी हुआ, और यहाँ पे क्या बन गया, ये फ्रक्टोज मोनोसेक्राइड बन गया, फ्रक्टोज बन गया। तो ये तुमको देखो, ये जल अपहरण डाइसेक्राइड का जल अपहरण 1 मोल जल लेकर के क्या बना दिया, ये दो मोनोसेक्राइड का जल अपहरण करके निर्माण की। तो ये तुमको सुक्रोज में याद रखोगे, ये ग्लूकोज और किसमें जल अपहरण था, फ्रक्टोज में। इसी तरह से अगर माल्टोज का भी सेम फार्मूला होता है, माल्टोज भी डाइसेक्राइड है, तो दोनों का फार्मूला सेम होता है। C12H22 स्ट्रक्चर में अंतर होता है, O11 प्लस H2O। ये तुमको माल्टोस है। अगर तो माल्टोस में अंतर ये होता है कि 2 अणु ये बनाएगा, सिर्फ ग्लूकोज का बनाएगा, ये सिर्फ ग्लूकोज बनाएगा, ये 2 अणु माल्टोस। और जहां तक कि लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज का फॉर्मूला यही होगा। लैक्टोज जो होता है तुमको जो दूध में पाया जाता है, तो इसका जब प्लस वाटर करेंगे लैक्टोज में, तो ये ग्लूकोज ये भी देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज देता है, ये एक दूसरा देता है, गैलेक्टोज देता है, ये गैलेक्टोज। तो ये सब मोनोसेक्राइड के उदाहरण हो गए। और 3 अणुओं में अगर आप कहें तो होगा ट्राइसेक्राइड हो गया, 4 में होगा, 10 तक हो सकता है ये। तो और कोई ज्यादा फेमस के तुम्हारे बुक में नाम नहीं दिया हुआ, ये डाइसेक्राइड में तो किसका नाम याद रखना, डाइसेक्राइड ही तुम्हें दिया गया। ओलिगो में सब जो भी नाम दिया गया जो डिटेल में, से 2 से 10 अणु तक में, ये अभी जितना बताए हम उदाहरण, इसमें 2 अणु में ही टूट रहा है ये। तो हम लोग के बुक में इन्हीं 3 नाम का चर्चा किया हुआ, 3 अणु में टूटने वाले, 4 अणु में टूटने वाला, ऐसा कोई नाम अलग से नहीं दिया गया है। मैंने ओलिगोसेक्राइड में जो हमारे पास 3 नाम दिए हुए, वो कौन कौन दिए हुए हैं, ये 3 नाम तुम्हारा हो गया, जैसे कि सुक्रोज, माल्टोस और लैक्टोस। तो लैक्टोस ये तुम्हारा, लैक्टोस में ये तुम्हारा दिए हुए हैं। और ऐसे दिए 2 से 10 अणु तक जो अगर टूटते हैं तो वो किस में आएंगे, मतलब ओलिगोसेक्राइड में आएंगे। तो डाइसेक्राइड के उदाहरण थे, और ये जो हमने देखा, इसके बॉन्डिंग वगैरह के बारे में भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे डाइसेक्राइड का फिर से। अब जैसे क्या है तुमको पॉलीसेक्राइड, तीसरा टाइप है तुमको कार्बोहाइड्रेट का, जिसका नाम है पॉलीसेक्राइड। तो पॉलीसेक्राइड का मतलब ये होगा कि जो जल अपघटन इसको करेंगे, तो जल अपघटन करने पर ये तुमको बहुत से 10 से अधिक अणु मतलब मोनोसेक्राइड का देता है ये। तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीसेक्राइड कहलाएगा। जैसे कि है तुमको स्टार्च है, स्टार्च हो गया तुमको, स्टार्च हो गया तुमको, फॉर्मूला उसका दिया हुआ होगा कि तुमको, तो इसका लिखते हैं फॉर्मूला उसका, स्टार्च का भी लिख देते हैं। तो स्टार्च में हो गया तुमको, स्टार्च है जैसे सेल्यूलोस हो गया, ग्लाइकोजेन हो गया, और तुमको गोंद जो है, गम, ये सब किसके उदाहरण हैं, इसके उदाहरण हैं तुमको पॉलीसेक्राइड के। तीसरा नंबर पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट, वे कार्बोहाइड्रेट चाहे लिख दो, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, जिनके जल अपघटन से 10 से अधिक अणु, 10 से अधिक मोनोसेक्राइड, मोनोसेकेराइड, मोनोसेकेराइड के अणु प्राप्त होते हैं, के अणु प्राप्त होते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं, पॉलीसेकेराइड कहलाते हैं। तो पॉलीसेकेराइड के लिए क्या होगा तुमको, जिसमें कि 2 से अधिक और मतलब 10 से अधिक जैसे बनेंगे, तो उसे क्या कहेंगे लोग, पॉलीसेकेराइड। इसके उदाहरण है जैसे तुमको, उदाहरण है जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज जो लकड़ी होता है तुम्हारा, जो लकड़ी सब है सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन,
गम जिसको गोंद कहते हैं, गोंद इत्यादि, इसके क्या है उदाहरण है। इसका जब इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये तुमको क्या बन जाएगा, बहुत से अणु क्या करेगा, मतलब कि स्टार्च को तोड़ने पर बहुत से अणु क्या चीज मिलता है, ग्लूकोज का मिलेगा। जैसे कि तुमको है अगर उसमें वाटर देंगे तो तुम्हारा हो जाएगा C6, स्टार्च का फॉर्मूला दिया हुआ है C6CX करके दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, CN करके है ना स्टार्च का फॉर्मूला। C6H10O5 इसमें N दे दें, पूरे में N दे दें, तो ये हो गया स्टार्च हो गया। स्टार्च में NH2O लग जाएगा, NH2O दे देंगे, इससे N मॉलिक्यूल बन जाएगा तुमको C6H12O6 ग्लूकोज बन जाएगा। ये मतलब ये N मॉलिक्यूल है तुमको, ये स्टार्च का हो गया तुम्हारा C6H10, मतलब वाटर से एक वाटर मॉलिक्यूल घटल है, H10O5, H2O यहाँ पर कम है और यहाँ पर H2O यहाँ से ऐड किए, जल अपहरण किए, तो स्टार्च से ये क्या बन गया, N मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ये बन जाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, ये ग्लूकोज का फार्मूला हो गया तुम्हारा एन। इसके ये पॉलीसेक्राइड जैसे तुम्हारा इसी टाइप से पॉलीसेक्राइड जैसे लकड़ी है तुम्हारा जो सेलुलोज का बना होता है, तो वो सब तुम्हारे क्या हो गए, ये सेलुलोज हो गए। इसी तरह से तुमको जो है गोंद है, गम जो कि तुम्हारा है, ग्लाइकोजीन जिसको ग्लाइकोजेन हम लोग कहते हैं, जो कि रिजर्व हमारा जो बॉडी में जो कि हमारा फूड होता है, रिजर्व फूड, ग्लाइकोजेन को हम लोग रिजर्व फूड भी कहते हैं। जो हम लोग के पास खाना जो कि रिजर्व के रूप में था बॉडी में, जब हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो ग्लाइकोजीन ही होता है जो कि टूट टूट के क्या बनाता है, हम लोग को ग्लूकोज देता है और जिससे हमको ऊर्जा मिलेगा। तो ये तुम्हारा हो गया जो कि सबों का तीनों का प्रकार पढ़ लिए। तो सबसे पहले अब हम लोग जो है ग्लूकोज के डिटेल में पढ़ेंगे, ग्लूकोज को डिटेल में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर सुक्रोज है या डाइसैकेराइड, उसमें किस प्रकार से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, उसके द्वारा किस प्रकार से निर्माण होगा उसको देखेंगे। तो पहले ग्लूकोज की संरचना और उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद फ्रक्टोज का संरचना, मोनोसैकेराइड में दो का हम लोग इस डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो इसी लेक्चर में कोशिश करते हैं कि ग्लूकोज का संरचना भी हम लोग पढ़ लेते हैं, और ग्लूकोज की संरचना के बाद फिर उसमें अगले लेक्चर में फ्रक्टोज है या तुमको डाइसैकेराइड, मतलब कि सेलुलोज, इन सबों के बारे में एक अलग लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। जितने भी तुमको लेक्चर्स हैं हमारे राइस टूल ऐप पर सारे उपलब्ध हैं, जिसको तुम कभी भी डाउनलोड करके प्ले स्टोर से डाउनलोड करके कभी भी पढ़ाई कर सकते हो उससे, और जो भी तुमको दिक्कत हो कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो उसके लिए। तो ये जो तुम्हारा है, अब हम लोग इसमें डिटेल में पढ़ते हैं ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज, GLUCOSE, ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र तो हम लोग अभी तक देखते ही रहे हैं कि इसका ग्लूकोज का सूत्र क्या हो गया, ये तुमको ऊर्जा देने का जो स्रोत है, पहला नंबर इसको पॉइंट मिलते हैं। ग्लूकोज का सूत्र, ग्लूकोज का सूत्र, अनुसूत्र मतलब C6H12O6 होता है। और इसकी संरचना कैसी होती है, इसको जानने के लिए हम कुछ प्रतिक्रियाएं कराएंगे। तो दूसरा नंबर हम लोग लिख सकते हैं ग्लूकोज का, तुमको हो गया 2 नंबर कह सकते हैं इसको। तो ग्लूकोज में का जो तुमको ग्लूकोज की जब प्रतिक्रिया हम लोग HI से कराते हैं तो N हेक्सेन प्राप्त होता है। से ग्लूकोज है तुमको C6H12O6 है ग्लूकोज। इसकी जो प्रतिक्रिया हम लोग HI से कराएंगे तो इसमें जो है तुमको N हेक्सेन प्राप्त होगा। HI से प्रतिक्रिया कराने पर HI से इसका अवकरण कर रहे हैं, इसका अवकरण कर रहे हैं किससे, HI से अवकरण, तो इसमें प्राप्त होगा N हेक्सेन। इसमें हो जाएगा N हेक्सेन, मतलब कि C6H14, इसका सूत्र हुआ दैट इज N हेक्सेन, नॉर्मल हेक्सेन प्राप्त होगा। तो इससे यह सिद्ध होता है कि इसमें ग्लूकोज में सारे कार्बन जो हैं तुमको सीधी रेखा में, सीधी श्रृंखला में क्या कहते हैं, बंधे हुए हैं। इससे पता चलता है कि ग्लूकोज के सभी 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में हैं,
सीधी श्रृंखला में है इसलिए तुमको ये एन हेक्सेन बना, नॉर्मल हेक्सेन बना पाया। अगर ब्रांच रहता तो ब्रांच में बनता ये। तो ये तुमको पहला इससे पता चला कि सभी जो है सीधी श्रृंखला में है। दूसरा हो गया, ये तीसरा नंबर आते हैं। अब इसका जैसे तुमको ग्लूकोज में अगर हम लोग इसको प्रतिक्रिया कराएं, तो ग्लूकोज में अगर हम लोग प्रतिक्रिया कराते हैं तुमको मतलब NH2OH से ग्लूकोज की प्रतिक्रिया कराते हैं हम लोग NH2OH से, तो ये पता चलता है कि इसमें तुमको इसमें ऑक्साइन का निर्माण करता है। तो ये तुमको ग्लूकोज का जो संरचना, इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की पुष्टि होती है। CHO है, यहाँ पर CHOH का होल 4 होता है, 4 बार ऐसा होगा, और लास्ट में होगा CH2OH, ऐसा होता है फार्मूला इसका। और इसमें अगर डाल दें NH2OH, इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सिल एमीन कहते हैं इसको, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। तो इसमें बन जाएगा CHO, तो यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड NOH आ जाता है यहाँ पर, और CHOH होल 4, और यहाँ CH2OH। तो ये से तुमको एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप के उपस्थिति की पुष्टि होती है। हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्साइन का निर्माण यहाँ पे लिख देते हैं एक लाइन, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ग्लूकोज का ऑक्साइन बनाना एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की पुष्टि करता है। एल्डिहाइड या कीटोन की उपस्थिति की पुष्टि करता है, एल्डिहाइड कीटोन के समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है ये। तो ये NOH जो है तुमको डबल बॉन्ड बनाना, ये एल्डिहाइड या ग्लूकोज में इससे पुष्टि होती है कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप उपस्थित है। कीटोन में भी होगा तो डबल बॉन्ड, वहाँ पे कीटोन में भी O हट के वहाँ पर डबल बॉन्ड NOH बन सकता है, लेकिन ग्लूकोज में या तो कीटोन में समूह है या एल्डिहाइड समूह है, इससे इसकी पुष्टि होती है। और तीसरा हो गया ये तुम्हारा, चौथा नंबर पॉइंट लिखते हैं इसका। इसको जब हम लोग ब्रोमीन वाटर से प्रतिक्रिया कराते हैं ग्लूकोज का, तो इसमें जो ये तुमको ग्लूकोनिक अम्ल बनाता है। चौथा नंबर में इसमें क्या करते हैं, इसको ऊपर ही लिख देते हैं। ग्लूकोज की प्रतिक्रिया जब हम लोग ब्रोमीन जल से कराते हैं तो उससे ग्लूकोनिक अम्ल प्राप्त होना, ये बात बताता है कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह, कीटोन समूह रहेगा तो वो ग्लूकोनिक अम्ल नहीं बनेगा। तो अभी जैसे कि ऑक्साइन से जब बनाया तो इससे पता चला एल्डिहाइड या कीटोन समूह है, और ब्रोमीन जल के साथ जब हम प्रतिक्रिया कराने पर हमको कार्बनिक अम्ल प्राप्त होगा, तो इससे पता चलेगा ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह है। चौथा नंबर ग्लूकोज है तुमको CHO है, CHOH का 4 गो होगा, तो जो शॉर्टकट में लिख रहे हैं तो इसको एक ही देते हैं। इसमें ब्रोमीन जल देते हैं, इसमें ये ऑक्सीकारक है, ब्रोमीन जल Br2 वाटर। तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये तुमको एल्डिहाइड ये ऑक्सीकृत होकर एसिड बना लेगा। ग्लूकोनिक अम्ल, और ये हो गया ग्लूकोज है। ब्रोमीन जल के द्वारा ऑक्सीकरण से ग्लूकोनिक अम्ल का बनना एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है। एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति की पुष्टि करता है, मतलब इसमें पुष्टि होती है। इसमें पुष्टि होता है कि एल्डिहाइड समूह है ग्लूकोज में, इसके द्वारा क्या बन गया तुमको, ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है यही ऑक्सीकृत होकर क्या बन सकता है, कार्बनिक अम्ल बना सकता है। तो इससे
मतलब हाइड्रोक्सी मतलब इसकी पुष्टि हो रही है कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। पहला जो रिएक्शन था उससे पता चला कि इसमें एल्डिहाइड या कीटोन है तुमको हाइड्रोक्सिल के साथ, और इससे पुष्टि हो कि नहीं कीटोन नहीं है बल्कि इसमें एल्डिहाइड समूह है। तो ये तुम्हारा चौथा। पांचवा, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ पेंटा एसीटेट का निर्माण करना, पेंटा एसीटेट का निर्माण करना 5 हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल मतलब OH समूह, OH की उपस्थिति की पुष्टि करता है, उपस्थिति की पुष्टि करता है, मतलब पेंटा एसीटेट बनाता है। ये जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड है तुमको 5 जो कि ग्लूकोज के साथ पेंटा एसीटेट बनाता है। तो पेंटा एसीटेट बना रहा है, इसका मतलब है कि इसमें 5 तुम्हारा कैसा ग्रुप है, ये 5 गो तुमको OH ग्रुप है। जैसे कि अगर इसका रिएक्शन लिखना चाहें तो चलो रिएक्शन लिखते हैं। CHO हो गया, CHOH 4 गो है यहाँ पर, और CH2OH ऐसा होता है तुमको। इसमें अगर एसिटिक एनहाइड्राइड देखें तो CH3COO होल 2O, ये एसिटिक एनहाइड्राइड का फार्मूला हो गया। तो इसमें सब OH के साथ हट करके ये क्या बना देगा, OCOCH3 बना देगा। ये मतलब कहने का अर्थ है CH3 CHO हो गया, CHOCOCH3, OCOCH3 का होल 4 इधर हो गया, और यहाँ पे CH2OCOCH3, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, ये हो गया पेंटा एसीटेट, ACETATE, एसीटेट ऑफ ग्लूकोज। तो 5 हाइड्रोक्सिल समूह है, इसीलिए ऐसा बना पाया। 5 OH ग्रुप को हटा करके, और इधर ऐसे एसिटिक अम्ल भी बन जाएगा, ये अलग है, ये 5 मॉलिक्यूल, ये एसिटिक अम्ल बनेगा, CH3COH भी बनेगा साइड प्रोडक्ट के रूप में। तो इससे ये पता चला 5 OH समूह इसमें उपस्थित हैं, ऐसा पता चला, और 5 OH समूह उपस्थित हैं, ये पता चल गया तुमको। तो इससे तुमको संरचना में ग्लूकोज की संरचना की पुष्टि हो रही है तुम्हारा। अब छठा में एक और रिएक्शन दिया, उसके पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद इसका सबको सबके द्वारा जो निष्कर्ष है उसका सूत्र लिख लेते हैं हम लोग। तो छठा एक और रिएक्शन दिया हुआ है, पहले उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। छठा, अभी तक जो पुष्टि हो गई है संरचना की, संरचना को हम लोग लिख सकते हैं। अभी तक में ये पता चल गया कि एल्डिहाइड ग्रुप है, ये पता चल गया CHO है, और इसमें 4 गो जो है तुमको OH समूह है। तो CHOH 4 गो लिखिए, जैसे आगे पीछे लेफ्ट राइट ये तुमको होते रहेगा, ये तुमको अलग अलग में डेक्स्ट्रो लिवो के 4 होना चाहिए, 4 दे दीजिए यहाँ पर, CHOH और एक CH2OH। ये ग्लूकोज का अभी तक का जितना है निष्कर्ष निकल गया है कि इसमें जो है एल्डिहाइड समूह है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में जुटा हुआ है, और 5 OH समूह हैं। तो उसके द्वारा इस संरचना को हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, और प्लस इसमें कर देते हैं। अब हम लोग अगर कोई HNO3 से, कोई ऑक्सीकारक से अगर रिएक्शन कराएंगे, HNO3 जैसे ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीकारक, तो ये तुमको इसको ऑक्सीकृत करके COH बना देगा एल्डिहाइड को, और जो कार्बनिक अल्कोहल है उसको भी ऑक्सीकृत कर देगा। तो इसको हम लोग कहते हैं सैक्रिक अम्ल, COOH यहाँ बन जाएगा, और बीच वाला जो है ये सब ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा। ये सब तुमको चारों जो है तुमको CHOH 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 ये चारों यहाँ लिखा हुआ रहेगा, और ये भी तुमको ऑक्सीकृत होकर COOH बन जाएगा। तो यह सैक्रिक अम्ल, सैक्रिक अम्ल ये बन गया, सैक्रिक एसिड बन गया यह। तो इससे तुमको इन सबों से हम लोग को क्या, इसकी संरचना की, ग्लूकोज की संरचना की प्राप्ति हो गई कि पहले जैसे हमने किया, इसका अणुसूत्र है C6H12O6, 6 कार्बन लगातार सीधी श्रृंखला में हैं। एक तुमको एल्डिहाइड समूह है जो कि तुमको किसके द्वारा पुष्टि हो गई, एल्डिहाइड का तुमको इसके द्वारा जो ब्रोमीन वाटर के द्वारा ऑक्सीकृत होकर बनाना, उसको जो एल्डिहाइड को कार्बनिक अम्ल बनाना, जिससे कि एल्डिहाइड समूह की पुष्टि हुई।
और उसके बाद जो है तुमको ये 5 पेंटाएसीटेट का बनाना, जो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ ये बताता है कि 5 OH समूह हैं, उसकी पुष्टि हो गई। और तुमको ये जो लास्ट वाला है, तुमको अगर ये तुमको ऑक्सीकृत करने पर दोनों तरफ एसिड बनना, लास्ट में OH की पुनः पुष्टि करता है। इस प्रकार से ये ग्लूकोज की संरचना हमको प्राप्त हुई कि इसकी संरचना इस तरह की होगी। लेकिन ग्लूकोज की ये संरचना हमने तो प्राप्त कर लिया, लेकिन ग्लूकोज का तुमको ये जो तुमको है कुछ इस संरचना के विरुद्ध में भी कुछ तर्क दिए जाते हैं, जिसका चर्चा हम लोग अगले क्लास में करेंगे। उसमें तुमको ग्लूकोज का जो चक्रीय संरचना की तरफ हम लोग जाएंगे। ये जो संरचना है कुछ गुणों का विश्लेषण नहीं भी कर पाता है। इसमें से जो ग्लूकोज की जो हमने अभी संरचना बनाई, ग्लूकोज का संरचना, जिसमें कि हमने क्या किया, 6 कार्बन लगातार दे दिया हमने। 6 कार्बन तुमको या तो हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में 6 कार्बन आप दीजिए। 6 कार्बन 3 4 5 6, चूंकि HI से हेक्सेन बना था। और इसमें तुमको एल्डिहाइड ग्रुप जाहिर के हमेशा छोर पर ही रहता है, और 5 OH ग्रुप देना है, तो 5 OH दीजिएगा और 4 हाइड्रोजन पुराने के लिए 1 H दीजिएगा, 4 बॉन्ड पुराने के लिए। तो सब में क्या होगा, 4 OH होते जाएगा तुमको, ये तुम्हारा ये OH और H, और एक जो तुम्हारा हो गया फिर यहाँ पे C, इधर तो OH रहेगा ही, इधर भी H, तो इधर भी H पड़ेगा 4 बॉन्ड पुराने के लिए। लास्ट में अब नहीं कुछ होना है तो CH2। तो ये तुम्हारा ग्लूकोज का क्या हो गया, 6 कार्बन का ये संरचना प्राप्त हो गया। लेकिन यह जो संरचना है कुछ गुणों के, ग्लूकोज के कुछ गुणों की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो उसकी व्याख्या करने के लिए हम लोग ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की आवश्यकता पड़ती है। तो हम लोग उसके ग्लूकोज की चक्रीय संरचना की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। कोई भी स्टूडेंट को दिक्कत हो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में हमसे मदद लेना, और राइट टू लैब को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें हमारे जो कॉन्टैक्ट के नंबर दिए उस पर हम संपर्क करके कभी टाइम ले सकता है। तो इसी लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं। कितना